हेलो क्लास 12th, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन टीचर नोनी चैनल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर कर रहे थे और आज भी करने वाले हैं। इसमें मैंने आपको कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस साथ में कुछ एमसीक्यूज भी कराए हुए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कुछ आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो करा दूँ, जिसमें से आपको पता होगा कि बेसिकली इस चैप्टर में सर टेलर के F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स आते हैं और हेनरी फ्योल सर के जो 14 प्रिंसिपल है। टेलर के 4 प्रिंसिपल्स मैंने लास्ट क्लास में भी कराए थे आपको, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। आज लॉन्ग आंसर टाइप में कराऊंगी। चारों प्रिंसिपल उनके इंपॉर्टेंट हैं और ये ज़रूर हमें आने चाहिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और हेनरी फ्योल सर के भी कुछ प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं ज़रूर कराऊंगी आज की क्लास में। इसके साथ ही मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी कराऊंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और प्रीवियस वीडियोस नहीं चेकआउट किया है तो प्लीज़ देखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह से कोशिश है आप लोगों के लिए कंसेप्ट लेकर आऊँ, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ को बच्चे अक्सर बोरिंग कहते हैं नींद आती है। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि नींद वाला कोई सिलसिला बने। आप लोग अच्छी तरह से चार्मिंग होकर ये वीडियोज़ देखें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग आंसर टाइप में क्या है? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। सर टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए थे और कुछ टेक्निक्स दी थी। तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। ये प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस है मैनेजमेंट, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। मैंने आपको पहले भी क्लासेस में समझाया। रूल ऑफ थंब क्या होता है? जब हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर चीज़ें अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट पे, कि चलो ये करके देखते हैं, चलो ऐसा करके देखते हैं, वो होता है हमारा रूल ऑफ थंब। और अगर हम साइंस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के हैं उनको अप्लाई करते हैं, तो हमारा टाइम वेस्टेज और ये सभी चीज़ें जो है इनसे हम बच पाते हैं। एफर्ट्स को भी हम वेस्ट नहीं होने देते। तो अब देखते हैं क्या इनको एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी हुई है। व्हेन डिफरेंट मैनेजर्स यूज देयर ऑन डिफरेंट मेथड्स टू गेट द वर्क डन, इट इज़ द रूल ऑफ थंब। अलग अलग मैनेजर्स जब अपने अलग अलग मैथड्स का यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स जब अपने एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस यूज करते हैं तो उसे हम रूल ऑफ थंब कहते हैं। टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। यहाँ टू भी आना चाहिए कि टेलर का क्या बिलीव है कि सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड होता है एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए। सर टेलर ये भी कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग मेथड्स को अप्लाई करना चाहिए, फिर उनको टेस्ट करना चाहिए कि उनमें से बेस्ट कौन सा है जिसमें एफिशिएंसी मैक्सिमम है, रिजल्ट्स जिसमें मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, फिर उन मेथड्स को हमें अप्लाई करना चाहिए। तो टेलर एक ही बेस्ट मेथड जो है वो इस तरह से चूज करने के लिए एडवाइस देते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है? टेलर एडवाइस दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स। वही बात है कि अलग अलग मेथड्स के रिजल्ट्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पहले कंपेयर करना चाहिए। टेस्ट देम अगेन एंड अगेन, बार बार उन्हें टेस्ट करना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब किसी कारणवश किसी बार एक प्रिंसिपल बहुत अच्छा प्रूव हो गया, मतलब एक मेथड बहुत अच्छा प्रूव हो गया, लेकिन बाद में वही मेथड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इन्हें बार बार टेस्ट करना चाहिए। एंड फाइनली सेलेक्ट वन बेस्ट मेथड ऑफ गेटिंग द वर्क डन। और फिर फाइनली एक बेस्ट मेथड चूज करना है काम करने का। नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। हार्मनी क्या होती है? एकता, सामंजस्य, तालमेल, कोऑर्डिनेशन। नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड होता है सब मतलब सेपरेट होकर सब अपने अपने बारे में किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में ना रखते हुए काम करें। मैनेजर्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड सर्व एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड द ऑनर्स। मैनेजर्स एक्सटेंशन है मैनेजमेंट का, मतलब मैनेजमेंट जो है उसको बेस्ट प्रूवन कौन करता है? मैनेजर्स करते हैं अपने स्किल्स से, ठीक है। और वो क्या करते हैं? ऑनर्स और वर्कर्स के बीच में लिंक भी बनाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। टॉप लेवल पर ऑनर्स होते हैं हमारे, मिडल लेवल पर मैनेजर्स होते हैं और लोअर लेवल पर वर्कर्स होते हैं। तो टॉप लेवल और लोअर लेवल तो कभी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होते हैं, रेयर होते हैं। उसमें भी मतलब वन साइडेड कन्वर्जेशन और बहुत सारी चीज़ें, बहुत लिमिटेशंस के साथ इंटरेक्शन का चांस होता है, बहुत रेयर। तो इनके बीच में कॉन्टिन्यूस लिंक कौन बनाता है? मैनेजर्स बनाते हैं। टॉप लेवल और लोअर लेवल को मिलाने वाले होते हैं मैनेजर्स, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? वर्कर्स हैव टू टेक द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मैनेजर्स एंड मैनेजर्स हैव टू गेट द वर्क डन थ्रू द वर्कर्स। जी हाँ, वर्कर्स मैनेजर्स से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। मैनेजर्स को ये इंस्ट्रक्शन किसने दी थी? टॉप लेवल ने दी थी। जैसे सीईओज होते हैं कंपनीज के, ऑनर्स होते हैं, उनके दिमाग में कोई प्लान है, उन्होंने वो सारे प्लान्स जो हैं अपने मिडल लेवल मैनेजमेंट से डिस्कस किया। हम चाहते हैं इस तरह से काम हो, उस काम को करवाना किनसे? वर्कर से करवाना है। तो मैनेजर उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस तरह से काम जो है होना चाहिए, और वर्कर्स उन काम को करने के लिए अपने एफर्ट्स डालते हैं मैनेजर्स को, ताकि अप टू डेट रख सकें। समटाइम द रिलेशन बिटवीन दैम इज स्पॉइल्ड। कभी कभी इनके बीच में रिलेशन खराब हो जाता है। कैसे खराब हो जाता है?
हो सकता है कोई मिस गाइडेंस हो जाती है, कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, आपस में एक दूसरे के विचार मैच नहीं कर पा रहे होते हैं, या कभी कभी वर्कर्स अप टू द मार्क मैनेजर को वर्क नहीं दे पा रहे होते हैं, कभी कभी मैनेजर अपनी बात को समझाने में एफिशिएंट नहीं प्रूव होते। तो इन सब चीज़ों से कभी कभी रिलेशन स्पॉइल्ड हो जाते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एवरी वन, वर्कर्स, मैनेजर्स एंड ऑनर्स। और ये रिलेशन आपस में खराब हुआ तो सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, चाहे उसमें वर्कर्स हो, चाहे मैनेजर्स हो, चाहे उसमें ऑनर्स हो। अब हम सोच रहे हैं वर्कर्स और मैनेजर्स के लिए तो चलो आपस में काम करवाना है, लेकिन ऑनर्स के लिए क्यों? क्योंकि ओवरऑल प्लान तो ऑनर्स का ही था। ऑनर्स के ही तो ऑब्जेक्टिव्स को मैनेजर आया है वर्कर्स के थ्रू फुलफिल कराने के लिए, है ना। तो ऑनर्स तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे क्योंकि ऑनर्स के ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं इनके आपसी डिस्प्यूट्स की वजह से, मैनेजर्स एंड वर्कर्स के डिस्प्यूट्स की वजह से। दिस क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाय हार्मनी बिटवीन द टू। तो ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब क्लास कॉन्फ्लिक्ट समझ रहे हो कि मतलब एक मिडल लेवल है, उनको अपने आप को सुपीरियर फील करा रहे हैं और वर्कर्स उन्हें लोअर फील कराया जा रहा है, इनके बीच में कुछ ना कुछ ईगो इश्यूज आ जाते हैं, है ना। तो इससे हार्मनी खत्म हो जाती है, वर्कर्स को फील होता है अरे यार हम क्यों सही किसी की, हम क्यों सुने, है ना, काम कर रहे हैं तब पैसे ले रहे हैं ना, ऐसी थोड़ी है। तो ये ईगो इश्यूज की वजह से काम खराब होता है ऑनर का, तो सारे रिलेशन स्पॉइल हो रहे हैं। अब ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आपस सामंजस्य से, आपस के कॉपरेशन से, पॉजिटिव एटीट्यूड से, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड से, बिहेवियर से खत्म हो सकते हैं। बोथ शुड चेंज देयर थिंकिंग टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों को एक दूसरे के प्रति अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी। वर्कर्स को ये नहीं सोचना कि भाई ये हमसे सुपीरियर है तो ज़्यादा ईगो दिखा रहे हैं, और मैनेजर्स को ये नहीं सोचना कि भाई ये हमसे लोअर लेवल है तो हम इनके ऊपर कैसे भी अधिकार बना लें, इनको डांट डपट लें, इनकी रिस्पेक्ट ना करें। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड हो जाएगा तो दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। दिस इज नॉन एज मेंटल रिवॉल्यूशन, इसे हम बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट वन, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वर्कर्स के कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इसमें हमें कॉपरेशन कैसे दिखाना है, इंडिविजुअलिज्म कैसे नहीं बनाना। देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कि कॉपरेशन होना चाहिए लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए कि बस मुझे आगे बढ़ना है। आपस में एक दूसरे की हेल्प करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई हम कॉपरेट करें। मैनेजमेंट को ये वर्कर्स का माइंडसेट होना चाहिए और मैनेजर्स का माइंडसेट होना चाहिए कि भाई हम किसी भी तरह से अपने वर्कर्स को सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ऐसा ही फील हो रहा था कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला प्रिंसिपल जो है उसी की बात हो रही हो, तो ये उसका एक्सटेंशन ही है। मतलब कहीं ना कहीं वो जो है एक छोटे लेवल पर है, ये उससे ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर है। द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड नॉट कम्पीट विद ईच अदर रादर देन कॉपरेट विद ईच अदर। मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे से कम्पीट नहीं करना, मैं उससे आगे निकलूँ और उसको पीछे छोड़ना है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको कॉपरेट करना है कि अगर मैं उससे भी प्रोसीड करता हूँ तो इसमें मेरे भी भलाई है। अगर कोई भी मैनेजर अपने वर्कर्स को आगे बढ़ाता है तो इसके खुद की प्रमोशन तो ऑटोमेटिक है ही, है ना, क्योंकि अपने वर्कर्स के वजह से ही उन्होंने काम लेना है। वर्कर्स को जितना इम्प्रूव कराओगे आप, जितना उनको सपोर्ट करोगे, उतना आपकी खुद की भी सक्सेस डिसाइडेड है। मैनेजमेंट शुड कंसिडर ऑल गुड सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉयज विच कैन हेल्प इन कॉस्ट रिडक्शन। तो मैनेजर को भी अपने एम्प्लॉयज से सारे जो सजेशंस है वो लेने चाहिए। वर्कर्स इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हैं तो उन्हें एक टाइम पर बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर उनसे भी थोड़े सजेशन, उनकी भी बातों को रिस्पेक्ट देकर हम सोचेंगे इनके सजेशंस को भी कुछ तवज्जो दी जानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है। और मैनेजर्स के लिए वर्कर्स के मन में भी आएगा कि भाई ये तो कहीं ना कहीं एक अपर लेवल पर होकर भी देखो हमारे साथ कॉपरेशन वाला एक अच्छा व्यवहार रख रहे हैं। हर इंसान को कहते हैं ना कि अच्छे व्यवहार की उम्मीद होती है, तो किसी की बातों को रिस्पेक्ट देना ये मतलब उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होता है। At the same time, workers should never think of going on strikes in order to get their unreasonable demands fulfilled. हाँ, इसी टाइम पर मैनेजर्स के साथ साथ वर्कर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बेकार की डिमांड्स कई बार रख देते हैं और उसकी वजह से स्ट्राइक भी कर देते हैं, तो कंपनी का कितना लॉस होता है। मैनेजर को भी एक तरह से अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले अपने वर्कर्स को पटा के रखना है, और वर्कर्स ने भी अपने मैनेजर को पटा के रखना है कि अपनी दो जो डिमांड है कहीं ना कहीं मैनेजर तक पहुंचा सके। स्ट्राइक पर जाने के अलावा ही उनको मतलब उनकी डिमांड्स फुलफिल होती रहे। और मैनेजर्स को भी उनको कहीं ना कहीं अपने वर्कर्स को ऐसे रखना है कि भाई आप लोग तो मेरे लिए बहुत मैटर करते हो, और सच में करते भी है, लेकिन महसूस भी कराना है। कई बार कुछ लोग होते हैं ना एक दूसरे से, जैसे आपने देखा होगा नई उम्र के प्रेमी जोड़े, आप लोगों में भी अगर प्रेम प्रसंग की कोई बात है तो ये लगता है कि भाई
वो मुझे प्यार नहीं करता, मुझे प्यार नहीं करती, करने के साथ साथ जताना भी पड़ता है ना। तो वही बात है इसमें भी। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है टेलर सर का प्रिंसिपल एक है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, कि हर इंसान, ईच एंड एवरी पर्सन, हर इंसान को अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी के साथ डेवलप होने का मौका मिलना चाहिए। कैसे? साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑल्सो स्टूड फॉर वर्कर डेवलपमेंट। ऑब्वियसली यार, साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर डेवलपमेंट की बात करता है। जब बेस ही, फाउंडेशन पे ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो कैसे बिल्डिंग कैसे स्ट्रांग होगी? वर्कर्स ही कुछ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो कैसे अपग्रेड कैसे होगी कंपनी की, एक अच्छी रेपुटेशन, गुडविल कैसे बनेगी? टेलर बिलीव दैट वर्कर्स शुड बी अवेयर ऑफ द बेस्ट मेथड। वर्कर्स को पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा है काम करने का। एक काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना, तो उनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है? On the other hand, all organizations should select employee carefully in order to get maximum efficiency. अब वर्कर को तो पता है, क्योंकि वर्कर हमारा टैलेंटेड होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ये तो हम सोचते हैं, तभी उसको बेस्ट मेथड पता होना चाहिए। पर ऑर्गेनाइजेशन में भी इतना समझ होनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करे ध्यान से, ठीक है ना, ताकि उनसे मैक्सिमम एफिशिएंसी जो उनकी यूज़ कराई जा सके। ये नहीं बिल्कुल डम जो है एम्प्लॉय, उसमें अपनी समझ ही नहीं है, बोला भाई ऐसे कर ले तो ऐसे ही कर ले, चाहे उस काम से नुकसान भी हो रहा। भाई जो इंसान फील्ड में उसे पता होगा, अलग मेथड जो अडॉप्ट कर लेना चाहिए। कुछ डिस्क्राइब नहीं बोले, आपने तो बोला था हमें ऐसे करने के लिए। ये चीज़ें वो हैं कि जब इंसान कुछ क्रिएटिव नहीं है, दिमाग नहीं लगा रहा। When the duties are allotted, perfect match should be made between the requirements of the job and capabilities of the worker. हाँ, बोले जब ड्यूटीज अलॉट की जा रही हूँ तो परफेक्ट मैच होना चाहिए कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है और वर्कर की एबिलिटी क्या है। अक्सर एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि अगर मछली को बोल देंगे भैया पेड़ पे चढ़ जाओ तो वो पेड़ पे थोड़ी चढ़ेगी। अब बोला जाता है दुनिया में हर इंसान हर काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ लाइन, कुछ लोगों के कुछ दायरे होते हैं। मछली तो पानी में ही सर्वाइव कर सकती है ना। या पक्षी को बोलेंगे भैया समुद्र में रह लो तो वो नहीं रह पाएगा। टेक्नीशियन है और एक मैनेजर है, तो मैनेजर तो मैनेज करने वाली काम करेगा, टेक्नीशियन टेक्निक से रिलेटेड करेगा। तो टेक्नीशियन से मैनेजरशिप का काम करवा रहे हो, वो कैसे कर देगा? वो करने की कोशिश भी कर सकता है, पर आपको परफेक्शंस नहीं मिल पाएंगी, कैपेबिलिटीज, एफिशिएंसीज उतनी अच्छी नहीं हो पाएंगी। ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव द स्किल्स फर्दर। और ये बोला कि इतनी सारी चीज़ें सोचने के बाद भी कि वर्कर्स जिस लायक हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें वर्क अलॉट करना चाहिए, उसके बाद भी उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। तो ये अच्छा पॉइंट है और सच बात है, आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में होता भी है, वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। In this way, efficiency will go higher, resulting in prosperity for both workers and the company. हाँ, तो ट्रेनिंग से क्या होगा? वर्कर तो स्किलफुल होगा ही और साथ में उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाएगा, है ना, कंपनी के लिए। और इससे क्या होगा? वर्कर्स और कंपनी दोनों की ग्रोथ होगी। हर दिन अगर आप बेहतर होते जा रहे हैं तब यानी आप कंपनी से कुछ सीख रहे हैं, है ना, और इसमें कंपनी का भी फायदा है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है। आप जितने एफिशिएंट बन रहे हैं उतना कंपनी को ही बेनिफिट दे रहे हैं। वो बात अलग है कि स्किलफुल बनते कहीं छोड़ के ना भाग जाओ कंपनी को, ये भी डर रहता है। तो उसके लिए कंपनी के अपने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आजकल। टेलर के हमने 4 प्रिंसिपल देख लिए। 4 कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे? चलो एक बार मेमोराइज करते हैं। सबसे पहला तो हमें पता है कौन सा था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, है ना, साइंस की बात की थी, बोला रूल ऑफ थंब नहीं था। और दूसरा क्या था हमारा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा कौन सा प्रिंसिपल था? फटाफट से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आप भी। तीसरा हमारा थर्ड प्रिंसिपल था कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और फोर्थ था तो थोड़ा लंबा सा, ये देखिए हम स्क्रीन पर इसलिए मैंने लिख कर दिया हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सर फेयोल के बेस्ट जो मतलब प्रिंसिपल्स पेपर में आते ही आते हैं, ज़्यादातर इनसे कंसर्न आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह मिलेंगे, तो आप एक बार देख लीजिए, आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। और एक तो डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी ना वो प्रिंसिपल्स, तो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी आपको ऊपर आई बटन पर, आप देखिएगा। फर्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या बोला है, ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव। हाँ, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सारी यूनिट्स वो एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए मूव हो रही हूँ, मतलब उन सबका सेम ऑब्जेक्टिव है। सबके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स तो फुलफिल इस तरह से नहीं हो सकते, मैं सोचूं मैं अपने मर्जी के लिए जो कर रही हूँ मुझे वो करना चाहिए, दूसरा सोच रहा है भाई उसकी जो इच्छाएं हैं वो उसके अकॉर्डिंग करेगा। हमें ऑर्गेनाइजेशन की भी तो ऑब्जेक्टिव देखने हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस ऑब्जेक्टिव से सेटल डाउन हुआ है। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। बोला है हर एक्टिविटी यानी हर जो एक्टिविटीज का ग्रुप है उनका सबका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, उनका एक ही प्लान होना चाहिए। मतलब एक ही प्लान बनाया,
सब उसी प्लान को फॉलो करेंगे और एक ही हेड जो है, जो हमें डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई उनके अकॉर्डिंग काम करना है। तो ये बात इंप्लीमेंट होनी चाहिए। सारे ग्रुप एक्टिविटीज़ का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, एक ही हेड को फॉलो करना है और जो प्लान बनाया गया है उसी प्लान को मानना है। ईच ग्रुप शुड हैव इट्स ऑन इंचार्ज एंड ऑन नो अकाउंट द वर्किंग ऑफ टू डिविजन्स नीदर बी ओवरलैप्ड। हाँ, हर ग्रुप जो है उनका एक ही इंचार्ज होना चाहिए। जैसे आपकी एक ही क्लास टीचर होती है, 3-4 क्लास टीचर होंगी तो कैसे होगा, बोलते हैं फ्री पीरियड है तो अपने क्लास टीचर के साथ स्पेंड करो। तो कैसे, अगर 2-3 क्लास टीचर हो जाती तो कैसे स्पेंड करते, यही इंस्ट्रक्शन कैसे आप तो इसको फुलफिल करते कि आधे इधर जाएंगे आधे उधर जाएंगे। और किसी भी तरह से 2 डिविजन्स के जो काम करने का तरीका, उनके मेथड ओवरलैप नहीं होने चाहिए कि मतलब एक की इग्नोरेंस हो रही है और एक को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। सब डिविजन्स की अपने अपने रिस्पेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को ओवरलैप कर रहे हैं। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी में देख लेते हैं, इक्विटी क्या होता है, वैसे बराबरी होती है ये, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर्स भी होते हैं अगर अकाउंट्स के नज़रिए से देखें तो इक्विटी शेयर, लेकिन इसमें जो है इक्विटी मतलब इक्वल से वर्ड लिया गया है बराबरी के लिए। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइज काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टुवर्ड्स द वर्कर्स। कि काइंडलीनेस होनी चाहिए, काइंड मतलब दयालुता, आपके मन में इमोशन होने चाहिए, भाव होने चाहिए अपने वर्कर्स के लिए। मतलब एक जो मैनेजर है उसके अंदर जस्टिस का भाव होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए। ये नहीं है कि अपने मतलब वर्कर्स की कब्र पर पैर रख के अपने सक्सेस को एंजॉय करें, नहीं। काइंडलीनेस होनी चाहिए, दूसरों के प्रति इमोशनल भाव होना चाहिए, जस्टिस वाला बिहेवियर होना चाहिए मैनेजर्स का अपने वर्कर्स के लिए। दिस विल एंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन। आपके अंदर की लॉयल्टी, ईमानदारी जो है, और डिवोशन, किसी के प्रति डिवोट मतलब अपने आप को कहते हैं समर्पण, वो आ जाएगा। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, एम्प्लॉय को कुछ दिक्कत हो गई, अपने लेबर वर्कर्स में कुछ चोट लग गई तो मैनेजर खुद जाकर हेल्प करते हैं कि नहीं आप टेंशन मत लो, वी आर विद यू। तो ये वाला फील जो है ना, एक इंसान को इंसान बनाए, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेजी पर्सोनल शुड बी डील्ड स्टर्नली एंड स्ट्रिक्टली। ऐसा नहीं है सभी के साथ मैनेजर मस्ती वाला व्यवहार रख रहा है कि यार चलो भाई चिल करते हैं। कुछ जो लेजी पर्सोनल्स हैं, जो लेजी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए, पर्सनल नहीं है, देखो पर्सोनल है ये, तो लेजी जो पर्सोनल्स हैं उनके लिए स्टर्नली और स्ट्रिक्टली भी डील करना है। मतलब उनको थोड़ा सा डांट डपट के भी कि नहीं, तुम्हें भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। ये नहीं है कि तुम औरों से पीछे रहते रहो, नहीं, तुम्हें भी कोशिश करना है, ऐसा कुछ करो कि सबके लिए तुम कुछ बेनिफिशियल प्रूव हो सको, सबकी हेल्प कर सको। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर, रिलीजियन, कास्ट, लैंग्वेज और नेशनैलिटी एटसेट्रा। कि जेंडर, रिलीजियन, कास्ट, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, इन चीज़ों के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है हमारे ही देश के कुछ लोगों को, जैसे अरुणाचल के या असम वगैरह के लोगों के साथ, मतलब कंपनीज कई बार जो कहते हैं नॉर्थ इंडिया जो है गलत व्यवहार, उनको चाऊ माऊ ये वो, उनकी आईज, फेस एक्सप्रेशन, फीचर्स की वजह से उनको मतलब गलत तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे अभी कहीं मतलब जेंट्स ज़्यादा हों और फीमेल उनकी बॉस हो, लीड कर रही हो, तो मतलब एक फील आने लगा था ये चलाएंगी कंपनी। उनको टोंट करते हैं कई बार कि अरे रोटी बनाना सीखो, ढंग से घर चलाना सीखो, इस तरह से। तो ये चीज़ें लैंग्वेज के बेसिस पर तो आपको बहुत ही देखने को मिलेगा कि आजकल जैसे हमारी मदर टंग है, उनको भी बहुत अपमान की दृष्टि से देखा जाता है कि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो वी डोंट हैव एनी प्लेस फॉर यू। ऐसे बोला जाता है कि इंग्लिश ही आनी चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ इंटरनेशनल लैंग्वेज है, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन अपनी लैंग्वेज में आप चीज़ों को जितनी अच्छी तरह से समझा सकते हैं ना, वो स्पिरिट आ ही नहीं पाती अदर लैंग्वेज के साथ, लेकिन आनी चाहिए भाई। ऑर्गेनाइजेशनल लैंग्वेज हो गई है आजकल इंग्लिश। तो रिलीजन के बेसिस पर देखा जाता है, अरे इस कास्ट का है तो ऐसा ही होगा। कई बार हम बना लेते अपने दिमाग में स्टेरियोटाइप्स बना लेते हैं। नेशनैलिटी के बेसिस पर कि अदर कंट्री से भैया इस पर विश्वास नहीं करना। आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ को प्रॉपरली फॉलो करो, लेकिन किसी को ये महसूस मत कराओ बिल्कुल भी कि आप उनसे अलग हो, ठीक है ना। और डिसीजंस शुड बी मेरिट बेस्ड। सारे डिसीजंस कैसे होने चाहिए, मेरिट बेस्ड होने चाहिए। मेरिट बेस्ड मतलब अप टू द मार्क। अगर सारे डिसीजंस जो है मतलब बाइज्ड नहीं होना चाहिए, सब एटीट्यूड जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल फील्ड को ध्यान में रखते हुए ऐसे होने चाहिए कि सब उनसे खुश रहें। नेक्स्ट है स्पिरिट डी कॉर्प्स। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइजेज ऑन बिल्डिंग हार्मनी एंड टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉयज। कि आपस में सामंजस्य बनाना है। सामंजस्य होता है कोऑर्डिनेशन।
मतलब ये प्रिंसिपल आपको क्या किस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए, एक दूसरे में एकता होनी चाहिए। एकता वो नहीं आपकी स्कूल फ्रेंड वो वाली एकता नहीं होनी चाहिए, वो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एकता मतलब दो सब में कॉपरेशन वाली भावना होनी चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, अपनी पूरी टीम को लेकर चलने वाला एटीट्यूड, मैं हूँ वो है, वी आर अ टीम। अगर क्रिकेट में सोचा जाए कि भाई जो हमारे 11 खिलाड़ी हैं वो सोचे मैं तो अच्छा करूँगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, सामने वाला भागे ना भागे मैं तो भाग लूँगा, तो कोऑर्डिनेशन के बिना कैसे खेल सकते हैं। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू अ लार्ज वर्कफोर्स टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ी वर्कफोर्स होती है तो इसके लिए टीम वर्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभी लोग मिलजुल कर करें। ये नहीं मेरे को अपने लिए लगी हो कि दूसरों को अपने लिए लगी हो, ऐसे नहीं चलेगा काम। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी टीम है तो सभी को सबके साथ एक फैमिली वाला व्यवहार रखना चाहिए। टीम वर्क लीड्स टू बेटर कोऑर्डिनेशन वाइल वर्किंग। और टीम वर्क है भाई पूरी टीम को साथ लेकर, अगर अपना भी क्रेडिट हम टीम से शेयर करते हैं और टीम का क्रेडिट भी फिर ऑब्वियसली हमें भी मिलेगा। तो बोला टीम वर्क से आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहता है काम करने में, सब एक दूसरे की हेल्प करने की सोचेंगे। अगर एक वर्कर हमें पता है थोड़ा सा पीछे भी रह जाता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे कि चलो सब आगे बढ़ें। द हेड ऑफ ईच टीम शुड गिव क्रेडिट ऑफ गुड रिजल्ट्स टू द होल टीम रादर देन कन्फाइनिंग इट टू हिज ऑन सेल्फ। कि हर टीम का जो हेड है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा जो क्रेडिट है ये नहीं खुद हजम कर जाओ कि हाँ ये काम तो मेरी वजह से हुआ, नहीं, पूरी टीम को उसका क्रेडिट देना है कि हमारी टीम ने। मैनेजर को तो वैसे हमें पता है कि जब उसका जो हेड है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी है, उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी। अगर मान लीजिए एक ट्रॉफी भी है तो हेड को दी जाएगी, लेकिन हेड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मोमेंट सबसे शेयर भी करे, सबको मोटिवेट करे कि हम सब एक साथ मिलकर कर सकते हैं। ये मत सोचना कि आप अकेले अकेले इतना एफर्ट लगा पाओगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का प्रिंसिपल क्या है? ऑर्डर वाला प्रिंसिपल मैंने आपको पहले भी समझाया। इसमें ऑर्डर सीक्वेंस वाले सेंस में लिया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ों के जो मीनिंग है ना डायरेक्ट मीनिंग लिए हुए हैं। ये ऑर्डर सीक्वेंस से इक्विटी बराबरी वाला सेंस लिया गया है। ऑर्डर क्या सीक्वेंस की हर चीज़ सही जगह पर। ये नहीं होना चाहिए कि आपको ढूंढने में ही समय लग जाए कि भाई अगर हमें ये काम हमारी टीम के इस पर्सन से करवाना है तो वो पर्सन ही पता नहीं कहाँ गायब है, या कोई सामान जो है जिसके प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट है तो वो सामान ही नहीं आपको मिलकर दे, जैसा कि अक्सर घरों में होता है। और छोटी छोटी चीज़ें शायद हर घर में होगा, कंघा टाइम पर नहीं मिलता होता पापा को तो गुस्सा आता है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान रखना है, घर की बुरी आदतें माँ नहीं लेके जानी। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन हिज हर प्लेस। हाँ, हर चीज़ के लिए, हर इंसान के लिए एक जगह होगी फिक्स। बेसिकली इट मीन्स ऑर्डरलीनेस। वही मैंने आपको बताया था ना सीक्वेंस वाला, जो ऑर्डरलीनेस, ऑर्डर में चलनी चाहिए सभी चीज़ें। इफ देयर इज अ फिक्स प्लेस फॉर डिफरेंट थिंग्स इन अ फैक्ट्री एंड दे रिमेन इन देयर प्लेसेस देन नो टाइम इज वेस्टेड इन लोकेटिंग दैम। बोला अगर हर चीज़ के लिए एक फिक्स प्लेस होगी, अलग अलग चीज़ें जो है फैक्ट्री में उनमें हर चीज़ के लिए एक फिक्स प्लेस है, तो क्या होगा, वो अपनी जगह पर ही रहेंगी वो चीज़ें। जब हमें यूज़ करनी है तो हम वहीं से उनको उठाकर यूज़ कर सकते हैं और बैक वहीं पर रख सकते हैं, तो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा उनको ढूंढने में, है ना। और ये भी करना है आपको कि एक टाइम आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, वो जिस जगह पर थी वहाँ से, तो आपने फिर उस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा नहीं करना, उसमें वही वापस भी रखना है। सेम वे इफ एवरी पर्सोनल इज एलोकेटेड एन एरिया टू ऑपरेट फ्रॉम दैन his co-workers, head or subordinates, anyone can contact him easily. इसी तरह से अगर हर कोई पर्सोनल जो उसको बोला गया है आपको इस एरिया में काम करना है, तो बाकी लोगों को भी तो उसकी ज़रूरत है, क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, है ना। तो उसके को-वर्कर्स जो हैं यानी उसके अंडर जो वर्क कर रहे हैं, उसके हेड जो हैं यानी सीनियर्स, या उसके सबॉर्डिनेट्स जो हैं। सबॉर्डिनेट्स कौन होते हैं? जो हमारे हमसे लोअर लेवल पे होते हैं, हमारे साथ कनेक्टेड अदर पर्सन जो हमारे नीचे वर्क करते हैं। एनीवन कैन कॉन्टैक्ट हिम इजीली, हर कोई उनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब बोला बंदा ही गायब रहे, हमें जिसकी ज़रूरत है वही बंदा ही गायब रहे तो कैसे होगा, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन तो बैठ नहीं पाएगा, सब उसको ढूंढेंगे, उसमें ही टाइम और एफर्ट वेस्ट होंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये पेपर में आता ही आता है, बहुत फेमस है ये भी। सेंट्रलाइज, जैसे कि आपको पता है सेंट्रल, किसी भी चीज़ को सेंट्रलाइज करना। डिसेंट्रलाइज मतलब सारी चीज़ें सेंटर पे नहीं है। तो इसमें ये कुछ जो ऑर्गेनाइजेशनल आपके पास पावर्स हैं उनका या अथॉरिटीज़ जो है उनसे कंसर्न बात है कि अथॉरिटी का सेंट्रलाइजेशन कब होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन कब होना चाहिए। मतलब जैसे कि ये सेंटर में आपको सारी अथॉरिटी यहाँ पर कब कलेक्ट करनी है, अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी, यहाँ पर थोड़ी, यहाँ थोड़ी, यहाँ थोड़ी, यहाँ थोड़ी, यहाँ, कि मतलब
कुछ कुछ पार्ट्स में ये यहाँ से थोड़ी थोड़ी अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये सेंट्रलाइजेशन कब होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन कब होना चाहिए, ये हम इस वाले प्रिंसिपल में पढ़ने वाले हैं। देखो, concentration of authority in a few hands is centralization and its dispersal among more number of people is decentralization। यही मैंने बोला था कि सारी अथॉरिटी एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती है कुछ हाथों में, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन, और उसको डिस्पर्स कर देते हैं, हम थोड़ी थोड़ी लोगों में बांट देते हैं, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। Fayol believed that an organization should not work with any one of them in isolation। कि हेनरी फयोल का क्या बिलीव है कि कोई भी इंसान उससे, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में काम नहीं करा सकती, उसके साथ और चीजें भी जुड़ी होती हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन होता है एफर्ट्स का। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आना चाहिए हमारा फुल स्टॉप, तो हमारा यहाँ इंपॉर्टेंट के बाद आना चाहिए फुल स्टॉप। ये देखिए, कॉम्बिनेशन दोनों का इंपॉर्टेंट है, यानी ऑर्गेनाइजेशन और हमारे जो एम्प्लॉयज हैं इन सब के बीच में आपस में कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन के बिना तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती ना, एम्प्लॉयज के बिना क्या है वो, उसका कोई वर्थ नहीं है। बोला सिंपल, इजी एंड वर्क ऑफ रूटीन टाइप शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। जो हमारे टॉप लेवल के अलावा जो काम है, सिंपल, इजी और रूटीन वर्क, उसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए कि भाई रोज की एक्टिविटी है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल टीम्स करेंगी। एंड क्रिटिकल इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वर्क शुड बी सेंट्रलाइज्ड। और जो हमारा क्रिटिकल काम है कि हमें लगता है ये काम तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल टाइप का है, इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट चाहिएगा और इस चीज़ को हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको हम थोड़ा हिडन ही रखना है, तो वो चीज़ें हमें सेंट्रलाइज रखनी है। तो बेसिकली जो प्लान, स्केड्यूल्स, बड़े बड़े प्रोसीजर्स होते हैं वो हमारे सेंट्रलाइज्ड होते हैं, वो हमारे टॉप लेवल तक कंसर्न होते हैं, या उसके बाद कुछ मेन अथॉरिटीज़ वाले वर्क जो होते हैं वो हमारे मिडल लेवल में आते हैं। तो ऐसा होता है, मेन जो टास्क होते हैं वो हमारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड होती हैं, जो रूटीन एक्टिविटी है, इजी वर्क है और सिंपल हैं, वो हमारे डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, यानी उन काम को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है हमारे बाकी एम्प्लॉयज़ के अंदर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या है, इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। ये इनिशिएटिव लेने वाली बातें होती है, बोलते हैं आप भी इनिशिएटिव लेके देखो। तो इनिशिएटिव लेना मतलब फर्स्ट स्टेप लेना, पहला कदम बढ़ाए, किसने हिम्मत करी। जैसे क्लास में सभी बच्चे मैम का लेक्चर सुन रहे हैं और कुछ समझ नहीं आया, तो कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता मैम से दोबारा पूछने का। तो एक आधा बच्चा होगा जो हैंड रेज करके बोलेगा मैम कुड यू प्लीज रिपीट इट, मतलब पूछेगा कि मैम दोबारा समझा दो, बाकी कोई नहीं इनिशिएटिव लेता। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या है, फर्स्ट स्टेप लेना। विद सेल्फ मोटिवेशन वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू फ्योल। मतलब वर्कर्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो क्या कर सके, डेवलप कर सकें अपने खुद के प्लान्स जो डेवलपमेंट की तरफ, जो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हो, कि वर्कर्स को इनिशिएटिव लेना है कि वो कैसे अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का उसके लिए मोटिवेटेड हैं, आगे बढ़कर जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, इम्प्रूवमेंट्स के रास्ते ढूंढते हैं। इनिशिएटिव शुड बी एनकरेज्ड, और इनिशिएटिव को एनकरेज भी करना है। यानी हेनरी फयोल जो बोलते हैं कि वर्कर्स को ऐसा नहीं है आप दबा कर रख रहे हो कि उनके अपने कोई चॉइसेस जो हैं, कुछ उनके पास सजेशंस जो हैं वो बोले ही ना, उनको एनकरेज करना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ ऐसे तरीके हैं, अगर आप इतने टैलेंटेड हो तो आप आगे आओ, निकल कर बताओ। कोई बात नहीं, क्या पता गलत प्रूव होगी, लेकिन आपने एटलीस्ट बताई तो, कोशिश तो की। अ गुड कंपनी शुड इन्वाइट सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो एक अच्छी कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ से सजेशंस को इन्वाइट करती है, उन्हें बोलती है कि अगर आपके पास कुछ बेटर सजेशंस हो तो आप हमें दे सकते हैं। विच कैन रिजल्ट इन सब्सटेंशियल कॉस्ट टाइम रिडक्शन। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट भी कम आती है ना। अगर मान लीजिए आपका कोई मेथड काम करने का वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, तो वर्कर्स कभी कभी होता है ना कि दिमाग में, जैसे बच्चे कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, वैसे ही वर्कर्स के पास कोई तरीका होता है, उनकी सजेशंस को भी लेना चाहिए, तो उससे कॉस्ट टाइम रिड्यूस हो जाता है। रिवार्ड्स कैन बी गिवन टू फ्रूटफुल सजेशंस, और जो अच्छे सजेशंस हैं उनके लिए उन्हें रिवार्ड्स भी देना चाहिए ताकि वो और भी अलग अलग तरह से सोचें, है ना। अलग अलग सोचना मतलब क्रिएटिव थिंकिंग हो जाएगी, उनकी माइंडसेट क्या हो जाए, एडवांस हो जाएगा, क्रिएटिविटी के साथ सोचेंगे कि यार ऐसा करके देखिए अगर तो क्या होगा, है ना। तो ये हमारे थे सर फयोल के कुछ प्रिंसिपल्स, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इक्विटी, स्पिरिट डी कॉर्प्स, ऑर्डर, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और इनिशिएटिव। तो काफ़ी सारे प्रिंसिपल हमारे 14 में से कितने कवर हो गए, ये 6 प्रिंसिपल्स जो हैं ये हमारे कवर हो गए हैं। तो 14 में से आप चाहेंगे अगर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि और बाकी प्रिंसिपल्स भी मैं लाऊं तो वो भी मैं लेकर आ जाऊंगी। रिमेनिंग जो 8 प्रिंसिपल्स है, वैसे मैंने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी कुछ प्रिंसिपल समझाए थे, थोड़े थोड़े करके सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब हमने टेक्निक सीखनी है। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फॉर्मनशिप एंड कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन।
हमें टेक्निक सीखनी है कौन कौन सी, फंक्शनल फॉर्मनशिप की और मेंटल रिवॉल्यूशन जो हमें टेलर ने दी है। तो चलिए पहले हम चलते हैं फंक्शनल फॉर्मनशिप की तरफ। फंक्शनल फॉर्मनशिप तो एक बड़ा सा कंसेप्ट है, ये टेलर ने दिया था, देखते हैं हम। फंक्शनल फॉर्मनशिप, टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शंस। क्या बोलते हैं टेलर फंक्शनल फॉर्मनशिप से, कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शंस को दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। मतलब प्लान्स जो होते हैं वो पेपर वर्क से रिलेटेड है, एग्जीक्यूशन रियल लाइफ से कंसर्न है कि अब हमने जो सोचा था दिमाग में, जो स्केड्यूल्स थे, उनको हमने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ला दिया है कि अब हम चीजें सिर्फ सोच नहीं कर रहे हैं। दिस कंसेप्ट वॉज एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द शॉप फ्लोर। मतलब इस कंसेप्ट को कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अलग अलग है, इसको सबसे बेसिक लेवल पर, वर्कर्स वाले लेवल तक हम जब ले आते हैं, इट इज नॉन एज फंक्शनल फॉर्मनशिप। तो ये फंक्शनल फॉर्मनशिप हो जाता है, यानी जो हमारी माइंडसेट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अलग अलग करने वाला जो हमारा माइंडसेट है, उसको जब हम बेसिक लेवल यानी वर्कर्स के लेवल तक यानी शॉप फ्लोर लेवल तक ले आते हैं, तो इसे फंक्शनल फॉर्मनशिप कहते हैं। अच्छा देखिए जरा, बड़ा सा एक डायग्राम है, ये बना हुआ है फंक्शनल फॉर्मनशिप का। ये देखिए, ये फैक्ट्री मैनेजर है हमारे पास, टॉप में प्लानिंग इंचार्ज एक कैटेगरी में है, दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज है, ठीक है ना। तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों को अलग अलग किया। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर हमारी 4 चीजें हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, रूट क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, डिसिप्लिनरियन है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है हमारे पास, रूट क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है और डिसिप्लिनरियन है ना। तो ये हमारी 4 कैटेगरीज हो गई। अब हम दूसरी साइड की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज है, इनके अंडर क्या क्या आता है। अब इनके अंडर भी 4 कैटेगरीज है, कौन कौन सी। एक तो देखिए स्पीड बॉस है, एक दूसरा है गैंग बॉस, तीसरा है रिपेयर बॉस और चौथा है इंस्पेक्टर। ये हमारी 4 कैटेगरीज जो हैं, ये हमारी प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर है, ठीक है। और इन सभी का कनेक्शन हमारा वर्कमैन से है, ठीक है ना, वर्कमैन वाला हमारा कनेक्शन है। चलिए अब देखते हैं, अब इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि इनका काम क्या है। ये कॉस्ट क्लर्क क्यों बोला है किसी को, अगर किसी को डिसिप्लिनरियन बोला है तो क्यों बोला है, इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर क्यों बोला है, चलो देखते हैं। तो ये प्लानिंग इंचार्ज के अंडर थे 4 चीजें, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। प्लानिंग इंचार्ज का क्या है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है, इसने ड्राफ्ट की हुई है इंस्ट्रक्शंस वर्कर्स के लिए कि वर्कर्स को क्या क्या काम करना है। प्लानिंग हमें पता है रिटर्न वर्क से रिलेटेड है, तो ये राइट डाउन करके रखेगा वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस। रूट क्लर्क क्या करेगा, ये स्पेसिफाई करेगा रूट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किस तरह से हो, वो सारा रूट इसने बना रखा हुआ है, ठीक है। इसके पास अपना पेपर वर्क जो है वो रूट को क्लियर करने से रिलेटेड है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, क्लर्क प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट। ये देखेगा एक इंसान कितनी देर में कोई काम कर पाता है, और अगर पर आवर वो वर्क कर रहा है, इतने घंटे काम कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट शीट क्या होगी, मतलब कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है। ये सब चीजें इसने अपने चार्ट में प्रिपेयर की हुई है। कि टाइम भी प्रॉपर स्पेसिफाई किया है कि अगर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 5 मिनट लगती हैं, तो ये समझ लेगा कि एक वर्कर 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, तो कितना मतलब टाइम लगाएगा मैक्सिमम, वो कितना उसे लगाना चाहिए, कितना उसे ब्रेक लेना चाहिए, सारी चीजें। कॉस्ट शीट, कॉस्ट कितनी निकल के आती है। डिसिप्लिनरियन क्या करेगा, एंश्योर करेगा डिसिप्लिन। इसका काम है कि जो जो चीजें जो शीट्स में प्रिपेयर की गई है एज इट इज काम हो, इससे बेटर हो जाए, लेकिन ये नहीं है कि ये भी अचीव ना हो पाए। डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, आपस में किसी के बीच में डिस्प्यूट्स तो नहीं हो रहे, कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, सभी चीजें इसका काम है। अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज, अब प्रोडक्शन इंचार्ज में क्या है, काम किस तरह से होता है, इसमें एक स्पीड बॉस होता है। टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ वर्क, प्रोडक्शन इंचार्ज है, यहाँ इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, ये सिर्फ रिटर्न वर्क नहीं है कि उसने लिख दिया, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने राइट डाउन कर दिए। तो स्पीड बॉस क्या करेगा, देखेगा कि जो उसने मेंशन की हुई है चीजें, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इन सभी चीजों के, इन सभी लोगों ने जो शीट्स प्रिपेयर की हैं, क्या हम उसे अचीव कर पा रहे हैं। टाइमली एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब काम टाइम से हो रहा है, बिल्कुल एक्यूरेसी से हो रहा है। ये नहीं है कि बनाया जो हमने था वो तो हम उसका 50% भी अचीव नहीं कर पा रहे। तो स्पीड बॉस ध्यान रखता है कि टाइम परफेक्शन के साथ टाइम से हो। गैंग बॉस का क्या काम है, कीपिंग टूल्स एंड मशीन्स रेडी फॉर ऑपरेशन बाय द वर्कर्स, ये टूल्स और मशीन्स को रेडी रखेगा, ठीक है ना, कि वर्कर्स को जो जो टूल्स चाहिए, जो जो मशीन्स चाहिए, उन्हें तैयार रखता है। ये रिपेयर्स बॉस एंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस ऑफ मशीन, कि रिपेयर बॉस ने ध्यान रखना है मशीन में कुछ दिक्कत आने की वजह से कहीं वर्कर्स का टाइम वेस्ट ना हो, ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन को मेंटेन रखेगा। आपको पता है ना, बड़े बड़े कंपनीज में ऐसा नहीं होता मशीन खराब हो गई तो भाई उसको सही होने में समय लग रहा है, नहीं, रिपेयर बॉसेस होते हैं, साथ के साथ टेक्नीशियंस होते हैं, वो देख फटाफट से अगर कोई प्रॉब्लम आई फटाफट उसका सोल्यूशन करना उनका काम है।
इंस्पेक्टर चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क, इंस्पेक्टर जो है काम की क्वालिटी चेक करता है। ऐसा नहीं है कि टाइम से फटाफट कंप्लीट कर रहे हो आप और क्वालिटी बिल्कुल मेंटेन ही नहीं हो पा रही। तो सारी चीज़ें जो हैं इनका ध्यान रखने के लिए अब आपको थोड़ा सा दिमाग में इनको फ्रेम करना है कि प्लानिंग इंचार्ज में इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आईसीसी की धारा ऐसे भी होती है ना, रूट क्लर्क आरसी, और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टीसीसी भी बोल सकते हैं, और डिसिप्लिनरियन ये डी, ठीक है, डी बोल सकते हैं इसको। तो आईसीसी, आरसी, टीसीसी, डी, ये इनका आप कुछ मतलब शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं, कहोगे तो मैं बना के दूंगी किसी क्लास में। अच्छा, और प्रोडक्शन इंचार्ज में बॉसेस हैं, तो स्पीड बॉस, एसबी, जीबी, आरबी और आई जो इंस्पेक्टर है, ठीक है ना। हाँ, तो भाई आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग में मतलब 2-4 बार अगर पढ़ लोगे ना इन चीज़ों को तो शायद फीड हो जाएंगी। फंक्शनल फॉर्मैनशिप की टेक्निक क्या होती है, ठीक है। फंक्शनल फॉर्मैनशिप क्या करता है, प्लानिंग वाले फंक्शन को एग्जीक्यूशन वाले फंक्शन से सेपरेट करता है। मेंटल रिवॉल्यूशन तो हमने बहुत बार पढ़ा है, तो ये ईजी भी होगा। जैसा कि बोला है, एक मैं आपको पहले थोड़ा थोड़ा क्लियर कर दूं, मेंटल रिवॉल्यूशन में कई बार वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, उनमें हार्मनी खत्म हो जाती है, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। तो आपस में डिस्प्यूट से क्या होगा, वर्कर्स का भी, मैनेजर्स का भी, और सीनियर जो हमारे ऑनर्स हैं उन सभी का नुकसान होता है। तो इनको आपस में क्या चाहिए, कॉपरेशन, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड बनाए रखना है, एक दूसरे के लिए नजरिया जो है ना वो बदलना है। एक साधारण भाषा में नजर नहीं बदलनी, नजरिए को बदलना है। कैसे बदलना है, सब दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट के बारे में सोचना है। वर्कर्स को ये सोचना है अगर ये हमारे सीनियर हैं तो हमारे बेटरमेंट के लिए ही हमें गाइड कर रहे हैं, और सीनियर्स को सोचना है कि भाई वर्कर्स हमारे से छोटे नहीं, इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं हम अपने ऑनर्स को खुश कर पा रहे हैं। तो दोनों के बीच में अच्छा सा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सोच एक दूसरे के लिए बदल जाए, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थॉट्स आ जाए, तो ये मेंटल रिवॉल्यूशन है। चलो अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं। इन अ फैक्ट्री मैनेजर्स सर्व्ड एज अ लिंक बिटवीन ऑनर्स एंड वर्कर्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि मैनेजर्स जो है एक लिंक बनाते हैं ऑनर्स और वर्कर्स के बीच में। द मैनेजर्स हैव टू गेट द वर्क डन फ्रॉम वर्कर्स विच क्रिएटेड समटाइम्स प्रॉब्लम बिटवीन द टू। अब मैनेजर्स को वर्कर्स से ही काम लेना है, उन्हीं से डायरेक्ट इंटरेक्ट होना है, तो कभी कभी आपस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हो सकता है काम अप टू द मार्क नहीं हो रहा है, या हो सकता है वर्कर्स काम नहीं समझ पा रहे हैं, या मैनेजर नहीं समझा पा रहे, तो इससे दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। टेलर एम्फसाइज दैट देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। और टेलर क्या कहते हैं कि वर्कर्स के और मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए। बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस के बारे में सोचना है, कोई किसी को बड़ा छोटा ना आके। फॉर दिस बोथ हैड टू चेंज देयर थॉट्स फॉर ईच अदर। इसके लिए दोनों को एक दूसरे के प्रति अपने विचारों में भी बदलाव लाना है, कि दोनों को ये सोचना है कि सामने वाले की इंपॉर्टेंस क्या है। अपने बारे में ही नहीं, अदर पर्सन के नजरिए से भी सोचो कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इससे क्या होगा, दिस इज नॉन एज मेंटल रिवॉल्यूशन। इससे एक मानसिक क्रांति आएगी। मानसिक क्रांति क्या, कि हम सोच ही नहीं पा रहे गलत। जैसे किसी ने आपको नेगेटिव किया उस इंसान के लिए जिसको आप प्यार करते, तो आपको लगता है अरे यार नहीं, मिसगाइड करें लोग, ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही वर्कर्स को भी आपस में मैनेजर्स के लिए और मैनेजर्स को वर्कर्स के लिए मेंटल रिवॉल्यूशन लेकर आना है। मैनेजर शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद द वर्कर्स, एंड एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी रेडी टू एक्सेप्ट एनी चेंज मेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोला मैनेजर जो है उन्हें कंपनी के गेन्स को शेयर करना चाहिए वर्कर्स के साथ, कि कंपनी का इतना बेनिफिट हुआ, ये है वो है। तो वर्कर्स के लिए भी इम्प्रूवमेंट के लिए सोचना है मैनेजर को, और वहीं वर्कर्स को क्या करना है, अपना मतलब हार्ड वर्क करना है, और ज़्यादातर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उनके अंदर, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए कोई डिसीजन लिया, तो जैसे होता है ना कॉन्फ्लिक्ट्स किस बात पे क्रिएट हो जाते हैं। कई बार मैनेजर ने कुछ चेंज करने के लिए बोला, तो वर्कर्स को लगता है अरे बार बार एफर्ट्स टाइम लगाए जा रहे हैं, भैया हम क्यों करते रहे बार बार। तो ये चीज़ें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि अगर मैनेजर ने कुछ बेटरमेंट के लिए ही सोचा है चेंज, तो उन्हें भी समझना चाहिए, और मैनेजर को भी समझना चाहिए कि भाई जो भी बेनिफिट होता है उसमें वर्कर्स को ज़रूर मोटिवेट किया जाए कि आप लोगों की एफर्ट से ही ये चीज़ें अच्छी हो पाई हैं। समझे? सो गाइज, आज की वीडियो में यही क्वेश्चंस, मुझे लगता है अगर ज़्यादा और इससे ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो शायद ओवरफ्लो हो जाएगा, और बाकी 3 क्वेश्चंस जो है हमारे लॉन्ग आंसर टाइप वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, उनका भी कुछ भला कराइए।
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस के लिए। आज इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी फ़िटनेस के लिए। बाय बाय, टेक केयर।